Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Abhyuday Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. तो गॉस लॉ, ठीक। तो अभी तक हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करना सीखा था, किसकी? पॉइंट चार्ज की फील्ड कैलकुलेट करवाई थी ना हमने। यस सर। तो फील्ड की वैल्यू क्या आई थी? Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, ठीक है। और कुछ और बॉडी की भी कैलकुलेट कराई थी, जैसे हमने एक रिंग की कैलकुलेट कराई थी, उसके सेंटर पे कराई थी, ठीक है। उसकी वैल्यू 0 आ गई थी। एक रिंग के एक्सिस पे कराई थी, तो उसका आई थी QX अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2। कराया था ना ये? यस सर। और उसमें हमने ये भी बताया था कि कहाँ पर फील्ड मैक्सिमम होगी, कहाँ पर 0 होगी, ठीक है। ग्राफ भी बनवा दिया था, पोटेंशियल भी निकलवा दिया था, ठीक। लेकिन हमने कई सारी बॉडीज या कई सारे ऑब्जेक्ट्स की नहीं निकलवाई थी, जैसे कि सॉलिड स्फीयर हो गया, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर हो गया, लाइन चार्ज हो गया, ठीक है, शीट चार्ज हो गया, ठीक। क्योंकि जितनी भी ये बॉडीज हैं, मतलब स्फीयर है या लाइन चार्ज है, ठीक है, या शीट है, ठीक, इनकी फील्ड नॉर्मल फॉर्मूले से, यानी कि Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, ठीक है। प्रोसेस जो है वो काफी लेंदी हो जाता है, ठीक। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनमें सिमेट्री हो, ठीक है, जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया, तो इसमें एक सिमेट्री हो गई कि हमें ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही इसका एंड पॉइंट पता है, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब क्या हो गया? ना हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना उसका हमें एंड। लेकिन ये है कि एक तरह से सिमेट्रिकल है, आप कहीं भी खड़े हो जाओगे तो आपको ये वायर जो है वो इनफाइनाइट से आते हुए और इनफाइनाइट तक जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से हम कहें कि स्फीयर ले लें, तो स्फीयर भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, बस पॉइंट चार्ज की जगह क्या हो गया है, उसको अगर हम पॉइंट चार्ज को जरा मतलब उसमें एक रेडियस दे दें या उसको एक्सपेंड कर दें, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? स्फीयर में, ठीक। इसी तरह से इनफाइनाइटली लार्ज शीट चार्ज है। तो इन सब की फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक नया लॉ बनाया गया, एक नया थ्योरम बनाया गया, जो कि गॉस ने दिया था, जिसे नाम दिया गया क्या? गॉस लॉ, ठीक। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गॉस लॉ जो है उसमें केवल और केवल हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही दिया गया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं फ्लक्स, ठीक है। ठीक, क्या होता है फ्लक्स? तो हम कहेंगे कि जो फ्लक्स है वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through the given surface, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। किस तरह से? तो हमने जैसे हम कहे कि अगर हमें एक सरफेस दिया हो, ठीक है, और किसमें रखा गया? एक कांस्टेंट फील्ड लाइन में यूनिफॉर्म रखा गया, इलेक्ट्रिक ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो लेट अस कंसीडर a surface placed in a uniform electric field, ठीक है। तो अब केवल इतनी ही कहानी नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस, ठीक है, केवल इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? इट ऑल्सो डिपेंड्स on the orientation of the surface। तो अगर ध्यान हो तो जैसे हमने जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो हमने रेट ऑफ फ्लो करके एक चीज बताई थी, ठीक? और वहां पर हमने
फ्लो रेट के लिए एक फॉर्मूला भी लिखवाया था और ये बताया था कि फ्लो रेट जो है वो किस तरह से डिपेंड करेगा। जैसे हमने कहा था कि एक रिंग आप ले लो, ठीक है, और रिंग को अगर आप पानी के बीच में रखो तो किस कंडीशन में उस रिंग से पानी सबसे ज्यादा पास होगा, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उस बात किस पे भी तरह डिपेंड रखा करेगा कि है। रिंग को आपने कैसे रखा हुआ है, ठीक। जैसे हमने ये देखो नीचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस करके 3 सरफेस बनाए हुए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इन तीनों में सबसे ज्यादा फ्लक्स किस सरफेस से पास होगा, पहले, दूसरे या तीसरे से? परपेंडिकुलर वाले से। सबसे पहले वाले से सबसे ज्यादा फ्लक्स पास होगा, ठीक है, पहले वाले सरफेस से सबसे ज्यादा फ्लक्स पास होगा, ठीक। सबसे कम किससे पास होगा? सबसे कम इस वाले से जो पास होगा, तीसरे से। सबसे लास्ट। थर्ड वाले से, ठीक है, क्योंकि ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हेलो। हुआ है, ठीक है। ये कैसा रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इस वाले से किस तरह से पास होगा डिपेंड करता है, ठीक, डिपेंड करेगा ना इसमें। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें एक्चुअली में जैसे ये वाला सरफेस, तो ये पूरा का पूरा सरफेस ही क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो गया है। अलोंग। पैरेलल। इसमें इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक्चुअली में लिया जाता है प्रोजेक्शन एरिया, ठीक है। प्रोजेक्शन एरिया से मतलब क्या है हमारा, जैसे हम कहें प्रोजेक्शन एरिया का मतलब हो गया इसका कितना एरिया कैसे आएगा, 9 परपेंडिकुलर। थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। ये पीछे वाला लाइन है जो देख बनाई हमने, दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसका क्या हो जाएगा? ये प्रोजेक्शन इसका हो एरिया। जाएगा प्रोजेक्शन एरिया, जो कि प्रोजेक्शन एरिया का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आ रहा, परपेंडिकुलर। ठीक है। ठीक, तो ये जो है ना ये वाला सरफेस, ये इसका प्रोजेक्शन एरिया हो जाएगा, जो कि किसके परपेंडिकुलर आ रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड लाइंस। लाइन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी एरिया कंसीडर करना है वो कैसा एरिया कंसीडर करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसमें जब फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं तो फॉर्मूला तो जो लिया जाता है फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक, ये जो लिखा हुआ है ना फाई इक्वल टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया, ई इंटू ए। लेकिन ये तब लेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक। लेकिन हम कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, ये वाला इसी का जो डायग्राम, इसका जो डायग्राम है वो ये बना हुआ है नीचे, और इसका जो डायग्राम है वो ये बना हुआ है, ठीक। यस सर। तो इसमें देखो पहले वाले में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एरिया एलिमेंट व्हेन द एरिया एलिमेंट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू विल बी ई इनटू डेल्टा एस। लेकिन अगर जो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, किसी एंगल पे है, ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ई इंटू ए कॉस, ठीक, दिख रहा है? यस सर। ई इंटू ए कॉस थीटा। इसे जब वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे, ठीक है, इसे जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लक्स हालांकि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक। तो जब आप लिखेंगे तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर किया क्या जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको भी वेक्टर क्वांटिटी और एरिया को भी हम वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। तो किस तरह से एरिया को वेक्टर डिफाइन करेंगे,
इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर डिफाइन करेंगे और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। ठीक, तो और बीच में क्या लग जाएगा? बीच में लग जाएगा डॉट। ठीक है, ई डॉट ए दिख रहा है? जब इसे खोलोगे तो क्या हो जाएगा? ए कॉस ये cos कॉस थीटा। theta. अब आता है कि भैया जो एरिया वेक्टर है वो होगा क्या? तो एरिया वेक्टर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है? तो हम कहेंगे we will consider the area to be a vector quantity which will be perpendicular to the given surface. ठीक है, तो एरिया की डायरेक्शन आपको याद रखनी है। क्या डायरेक्शन होगी? परपेंडिकुलर टू द Perpendicular. गिवन सरफेस। ठीक है, जैसे पहले वाले फिगर में एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हैं? सेम एक दूसरे के डायरेक्शन में। Same direction. पैरेलल हैं। ठीक है, इन फर्स्ट फिगर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। भैया ये ध्यान रहे, क्या बोला हमने? पैरेलल। पैरेलल। जबकि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। Perpendicular. परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरे वाले फिगर में हम क्या कहेंगे? इन सेकेंड फिगर क्या होगा? एंगल इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल। फील्ड Eight. and area are making an angle थीटा। क्या? Theta. थीटा। ठीक है, सेकेंड फिगर में दोनों एक दूसरे कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा एंगल। थर्ड फिगर में क्या है? परपेंडिकुलर है। Perpendicular. थर्ड फिगर E and A are perpendicular to Inch. each other. ठीक है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। Zero. ठीक, तो एक तरह से ये हो गया फॉर्मूला किसका? फ्लक्स का। डी फाई इक्वल टू, अगर छोटा सा आप एरिया एलिमेंट लेते हो तो क्या लिख देंगे हम? ई डॉट डी ए लिख देंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है और परपेंडिकुलर मतलब जो है वो एक तरह से हम कहेंगे क्या? ई और डी ए के बीच, मतलब ई और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो एक डिफरेंशियल एरिया वेक्टर ले लिया जाता है। ठीक, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा? कांस्टेंट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। के लिए। ठीक है, ये हो ही चुका था, ये वाला हटा दें इसको, यस सर। Yes, sir. ऊपर वाले में बनाई हुआ था। ठीक है, तो ये भी बनाई हुआ। ठीक, ठीक है, ये हो गया इसके लिए एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, ये फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और देखो यहाँ पर दिख रहा है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। ठीक, इस फिगर समझ में आ ही रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम कहें कि इसी को इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो वो हम आगे देख लेंगे। ठीक, अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के कुछ केसेस ले रहे हैं।
different cases of calculating flux. Flux. ठीक है, तो अच्छा, इसमें पहले गॉस का स्टेटमेंट नोट कंसीडर कर लें। स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि गॉस ने जो स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, तो गॉस लॉ, द फ्लक्स passing through any closed surface। तो हमने कहा फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का सोर्स क्या होगा, या फील्ड लाइंस का सोर्स क्या होता है? चार्ज होगा, चार्ज होता है। ठीक है, तो गॉस ने यही कहा कि भैया जो फ्लक्स है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अल्टीमेटली कहाँ से स्टार्ट होती हैं? वो अल्टीमेटली स्टार्ट होंगी चार्ज से। ठीक है, तो कुल मिला के जो फ्लक्स है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो अगर उन्होंने कहा कि कोई भी क्लोज सरफेस आप ले लें, उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा? तो जो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द चार्ज enclosed within it। ठीक है, तो गॉस ने ये कहा कि भैया जो फील्ड लाइन आएंगी वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेंगी? वो अल्टीमेटली डिपेंड करेंगी कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर बंद है। ठीक है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो तो डिपेंड करेगा कितना जो चार्ज है वो सीधे सीधे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस पे डिपेंड करेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर हम एक स्टेटमेंट ले, हम कहें जैसे एक कमरे में हमने बल्ब लगा दिया है। ठीक है, उस पूरे कमरे को कितनी लाइट मिलेगी ये किस बात पे डिपेंड करेगा? बल्ब पे डिपेंड करेगा। बल्ब पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन फिजिकली क्या बोलेंगे? फिजिक्स की लैंग्वेज में जो लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी पे कमरे के साइज पे डिपेंड करेगा? नहीं, बड़ा कमरा लें कि छोटा कमरा लें इस पे डिपेंड करेगा? पावर पे डिपेंड करेगा बल्ब की कितनी। एग्जैक्टली। ठीक है, हम क्या कहेंगे किस पे डिपेंड करेगा? बल्ब की पावर पे। भाई अगर आप 18 वाट का बल्ब एक छोटे कमरे में लगाते हो तो क्या पूरे कमरे को कम पावर मिलेगी? कितनी पावर मिलेगी? उतनी 18 जूल पर 18 वाट मिलेगी। ठीक है, अगर हम कहें हम 9 वाट का बल्ब बड़े कमरे में लगाते हैं तो क्या उसको ज्यादा पावर मिलेगी? उसको कितनी पावर मिलेगी? 9 वाट मिलेगी। तो क्या इस बात पे से फर्क पड़ेगा कि जो बल्ब जो कमरा है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है? नहीं फर्क पड़ेगा। केवल किससे फर्क पड़ेगा? केवल फर्क पड़ेगा किससे? फर्क पड़ेगा बल्ब की पावर से। ठीक है, बल्ब की पावर से फर्क पड़ेगा ना? यस सर। ठीक, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया क्या कि भैया जो हम कहेंगे कि जो फ्लक्स है वो केवल किस पे डिपेंड करेगा? वो केवल डिपेंड करेगा चार्ज पे, कितना चार्ज उसके अंदर बंद है। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका बल्ब है वो किस तरह से है, मतलब बल्ब कमरा जो है वो किस तरह से है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया गया। वो स्टेटमेंट क्या दिया गया? वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भैया जो
हम कहेंगे कि फ्लक्स आएगा वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस, ठीक। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, चार्ज। ये हो जाएगा इक्वल टू किस पे, चार्ज। क्यू इन। ठीक है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एप्सिलॉन। ये गॉस का स्टेटमेंट था, ठीक है। जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने बता ही दिया था, ई डॉट डी ए। लेकिन E यहाँ dot पर DA। ये जो सर्कल बना हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया क्लोज सरफेस। इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। ठीक। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब हो गया means integration over a closed surface, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इंटीग्रेशन करना है कहाँ, किसके लिए, एक बंद सरफेस के लिए, कि ये तो ये ध्यान रहे कि बंद सरफेस, तो जो फ्लक्स है वो आपको ध्यान रखना है ये किस पे डिपेंड करेगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक। अच्छा इसके अलावा, अच्छा ऊपर हमने थोड़ी सी चीज एक छूट गई, क्या, जो हम कहेंगे कि जो फ्लक्स हो जाएगी वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। स्केलर। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। का यूनिट इज क्या है फॉर्मूला, ई इंटू ए है ना, यस। यस। और ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर पर, मीटर स्क्वायर। ठीक। चलो यहाँ आते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ जो है, अच्छा ये ध्यान रखना है, जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ इज अ नेचुरल लॉ which does not depend on the geometry of the surface, ठीक। तो यह फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी, ये ध्यान रहे, ठीक है। जैसे हमने कहा ना कि बल्ब जो है, अगर बल्ब कमरे का साइज हम बड़ा या छोटा करें तो उसको मिलने वाली टोटल पावर पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इंटेंसिटी पे फर्क, आएगा। इंटेंसिटी पे फर्क आएगा नहीं आएगा, इंटेंसिटी पे फर्क आएगा। अगर आप 9 वाट का बल्ब एक बड़े कमरे में लगाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, और अगर आप एक छोटे कमरे में बड़ा बल्ब लगाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगी। जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क आएगा, लेकिन किस पे फर्क नहीं आएगा, फ्लक्स पे फर्क या टोटल फ्लक्स पे फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो गॉस लॉ जो है वो एक नेचुरल लॉ है, ठीक है। हम कहेंगे जो डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, ठीक। इट, हम कहेंगे इट कैन बी अप्लाइड in any situation
but it is useful in symmetrical cases only. ठीक है, गॉस लॉ एक नेचुरल लॉ है जो कि हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन यूज कहाँ पर होगा, इसको हम अप्लाई कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ पर यूज कर पाएंगे, केवल सिमेट्रिकल केसेस में। ठीक है, सिमेट्रिकल केसेस। अनसिमेट्रिकल केसेस में भैया आपको ये इंटीग्रेशन करने में आफत हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके लिए था, क्लोज इंटीग्रल था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप आसानी से कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे अगर सिमेट्री नहीं हुई। सिमेट्री होगी तो आप आसानी से इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि गॉस लॉ एक नेचुरल लॉ है, इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हम कहेंगे कि एप्लीकेबल केवल कहाँ पर होगा, सिमेट्रिकल केसेस में। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं, इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। और ये ध्यान रहे कि भैया एरिया घटाने या बढ़ाने से फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल उसके अंदर बंद चार्ज है उससे फर्क आएगा। तो अगर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। अब हम आते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्लक्स। तो ये ध्यान रहे जब भी फ्लक्स कैलकुलेट करने की बात आए, आपको किसी तरह से उसको रिलेट करना होगा किससे, क्यू उसके अंदर बंद चार्ज से। आपको किसी तरह से सिमेट्री या कुछ ऐसा जनरेट करना पड़ेगा जिससे आप उसके अंदर उस सरफेस में चार्ज कितना बंद हो पा रहा है ये कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो हम आते हैं केस 1। ठीक है, केस 1। ठीक, तो हमने मान लिया कि हमें एक क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, और इसके सेंटर पे प्लस क्यू का। ठीक, हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट the total flux passing through the cube and with any one surface। ठीक है, क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो चार्ज रखा हुआ है उसके सेंटर पे, ठीक है, उसमें कितना फ्लक्स पास होगा। पहले तो सॉरी, इससे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा और किसी भी एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, Q by epsilon naught। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस से Q by 6 epsilon naught। एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, Q by 6 epsilon naught। क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक, और थ्रू एनी वन फेस कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, समझ में आ गया। चलो इधर आते हैं। ठीक है, तो एक हमें इस तरह से कुछ सरफेस दिया हुआ है, और
इसकी जो लेंथ है ठीक है, ये वाली लेंथ, ये है कितनी, ये है a, ठीक। और ये वाली भी जो लेंथ है ये भी है कितनी, A. a, ठीक है। अब Hmm. इसका जो सेंटर है दिख रहा है ना, Yes. इससे यानी कि यहां से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. ऊपर वाले को कैसे करेंगे, किसी से नहीं हुआ। कितना आ रहा है सर? 6 q/6 एप्सिलॉन नॉट। भैया इसमें जो था ना, समझ जो, अब ये क्लोज सरफेस तो है नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सरफेस बनाएंगे करेंगे कि हम एक मतलब इस ज्योमेट्री को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किस तरह से ज्योमेट्री को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, अब जैसे अगर हम क्या करें, हम एक जो सरफेस बना हुआ है ना, ये इसी को हम क्या कर दे, एक सरफेस यहाँ बना दें, एक सरफेस यहाँ बना दें। एक तरह से अगर हम एक क्यूब ले लें, ठीक है, तो क्यूब ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो चार्ज है वो उस क्यूब के कहाँ चला जाएगा, सेंटर पे। Center. सेंटर पे, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये किस क्यूब के सेंटर पे चला जाएगा, ठीक। तो एक तरह से देखा जाए, ये जो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, q/एप्सिलॉन नॉट। q/ε0। तो ये क्या है, उसका एक फेस है, उससे कितना पास होगा, q/6 Q/6 epsilon naught. ε0, ठीक है। तो इसमें कितना आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा q/6 ε0, 6 epsilon naught. समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. चलो इसमें निकालो।
कितना आएगा? सर उस वाले केस में उस शीट के सेंटर पे रखा है चार्ज A/2 पर। सेंटर से A/2 डिस्टेंस पे। अब इसमें भैया ये देखो ना, तो ऊपर वाला ही तो केस है, लेकिन बस क्या फर्क आ गया है? इसमें डिस्टेंसेस सेम नहीं है, 2 बार क्यूब लगाना पड़ेगा। इसमें सेम नहीं है। मतलब सर वो एक साइड छोटी है, एक साइड बड़ी है, एक A/2 साइड है ना थर्ड केस में। तो अगर एक बार हम लोग क्यूबॉइड बनाएंगे तो वो सर सेंटर पे आएगा ही नहीं, ऊपर जाएगा अभी तो। भैया ये ऊपर वाला ही केस है, बस क्या फर्क आ गया है? भैया यहाँ से है, यहाँ से A/2 डिस्टेंस पे ऊपर वाला ही केस है, बस फर्क क्या हो गया है? उसका ऊपर वाले फेस का कितना है ये? दोनों फिगर को देखो ना ध्यान से, इसको और इसको, क्या दिख रहा है? हाफ है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला उसको डबल कर दे तो ऊपर वाले फेस से हो जाएगा। और देखा जाए तो ये आधा हिस्सा और जो हटा दिया वो आधा हिस्सा, दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल ही तो है। Yes, sir. ठीक Yes, है, तो sir. हम कहेंगे ऊपर वाले से कितना फ्लक्स पास हो रहा था? Q/6 epsilon naught. से कितना हो जाएगा? Q/12 Q/12 epsilon naught. Q/12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और ये भैया 3 जो है वो करके लाने हैं अब। ठीक, एक इसमें है, एक कॉर्नर पे है, एक कहाँ पर है? कॉर्नर मिडिल वाला Side. सेंटर ऑफ द एज। ठीक है। और नीचे वाले में कहाँ है? एट द